हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद एनी। स्टडी विद एनी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो प्रियम्बल इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है और प्रियम्बल से रिलेटेड सारा नोट्स फैक्ट्स मैंने बता दिया और उसी के साथ मैंने जो एमसीक्यू है वो भी अटैच कर दिया है। आप लोग वो अगर देख लीजिएगा तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इसमें हम लोग सिर्फ फैक्ट्स एंड नोट्स देखेंगे और नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें हम लोग देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना वो कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ था। ओके, तो उससे पहले थोड़ा सा हमको हिस्ट्री जानने का ज़रूरत है कि कैसे किस तरह से हुआ। ओके, शॉर्ट में बताते हैं, डिटेल्स जो है वो मॉडर्न पढ़ाते पढ़ाते मैं बताऊंगी आप लोगों को। देखिए 1934 में ना कम्युनिस्ट पार्टी के थे एक जन एम एन रॉय। ओके, एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के थे। उन्होंने प्रपोज किया था कि हमारा अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अपना जो है संविधान होना चाहिए 1934 में। 1935 आते आते जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्होंने भी मान लिया कि नहीं हमारा होना चाहिए और उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी आप लोग को पता है कि 1935 में जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू 1937 में जनरल इलेक्शन हुआ था, मतलब प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था, है ना। सो यहाँ पे आप लोग 2 पॉइंट नोट कीजिएगा। एक तो है कि 1934 में एम एन रॉय ने प्रपोज किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सेकेंड है कि 1935 में आईएनसी ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया। 1937 में एक प्रोविंशियल इलेक्शन होता है, प्रोविंस का इलेक्शन होता है, ठीक है ना, थ्रू 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ओके, नाउ उसमें क्या होता है, प्रोविंशियल इलेक्शन में कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस 5 स्टेट में मेजॉरिटी उनको मिलता है कांग्रेस को। ठीक है, तो जैसे जैसे कि मद्रास में मिलता है, फिर जाके यूपी जो है यूनाइटेड प्रोविंस में, फिर सेंट्रल प्रोविंस, ओके, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे उनको मेजॉरिटी मिल जाता है। देन योर बॉम्बे, आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर, मतलब मेजर जो है ना जगह में सब मिल जाता है। खाली जो और मुस्लिम लीग जो है ना उसको सिर्फ जाके मेजॉरिटी जो मिलता है वो बंगाल में और सिंध में और पंजाब में मिलता है। मुस्लिम लीग को जो है ना वो बंगाल, सिंध एंड पंजाब में मिलता है। बाकी जितना भी स्टेट है ना, प्रोविंस है ना, ब्रिटिश प्रोविंस जो है, वो सारे कांग्रेस को मिलता है। ओके, तो जाहिर है जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलता है तो वो लोग अपना जाके क्या करते हैं कि अपना सरकार बनाते हैं। ओके, प्रोविंसेस में। लेकिन इसके बीच क्या होता है, 1939 में आप लोग को पता है वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब जर्मनी अटैक कर देता है सोवियत यूनियन को, मतलब एक्चुअल में जो पोलैंड के ऊपर अटैक किया जाता है, नाजी जर्मनी जो थे ना वो पोलैंड के ऊपर अटैक करते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते हैं कि उन्होंने बोल दिया विदाउट कंसल्टिंग, इंडिया का जो मिनिस्टर्स बना है उन लोगों से कोई कंसल्ट करते नहीं है और इंडिया को अपना जो वॉर है उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये मिनिस्टर्स जो है वो मिलते हैं, कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी है वो मिलते हैं वार्धा में और उन्होंने डिसाइड करते हैं कि सारे हम रिज़ाइन कर देंगे। तो 28 मंथ्स उन लोग मिनिस्ट्री अपना संभाले हैं। उसके बाद सब जाके एक ही समय में वो लोग रेजिग्नेशन दे देते हैं। जब कांग्रेस मिनिस्ट्री रेजिग्नेशन दे देते हैं तब ये जो मुस्लिम लीग वाले हैं ना बहुत खुश होते हैं और उन्होंने उस दिन को डिलीवरेंस डे जो है वो मनाते हैं। ओके, डिलीवरेंस डे मनाते हैं, मुक्ति दिवस हो गया उन लोगों के लिए। ओके, सो ये होता है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कैबिनेट मिशन आने का क्या क्रम है ना, क्या सीक्वेंस सबको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि देखिए जो कांग्रेस कमेटी है वो तो पूरी डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब उनका जो मिनिस्टर्स है। फिर अलग से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसके बीच में बनता है 1934 में। ओके, फिर जाके अलग अलग सेशंस होता है। तो फिर जाके क्या होता है कि ये जो इंडियंस को उनको वॉर में इंक्लूड करना ही था, इसीलिए क्या होता है 1940 में अगस्त में ये ब्रिटिश वाले जो है ना, ब्रिटिशर्स जो है ना ऑगस्ट ऑफर लेके आते हैं। ठीक है, ऑगस्ट ऑफर। तो ये जो कांग्रेस आईएनसी ने कह दिया था कि अगर जो है
अगर आप लोग प्रोविजनल मतलब गवर्नमेंट बनाने का हम लोग को एक परमिशन देते हो, प्रोविजनल गवर्नमेंट अगर बनता है, प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट अगर बनता है सेंटर में अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने का हम लोग को मौका देते हो, तभी हम लोग जो है ना वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ललित को जो थे उस समय का जो वाइसरॉय थे, ललित को ने वो मानते नहीं है, और वो फिर से वही उनका जो है उन लोगों का कि हाँ चलो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसरॉय का हम एक्सटेंड कर देंगे, ये सारे वही सेम टू सेम जो है वो मतलब एक ही चीज़ है वो रिपीट करते हैं। लेकिन प्रोविजनल जो गवर्नमेंट का बात जो आईएनसी ने कहा है उसको वो मानते नहीं हैं, ठीक है। तो ये ऑगस्ट ऑफर जो है होता है वो ऑगस्ट ऑफर कैंसिल हो जाता है, नहीं आईएनसी नहीं मानते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है 1940 में, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये लोग डिमांड करते हैं, मुस्लिम लीग जो है प्रेशर करने लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ये अराउंड आपका 1940s में हो रहा है। अभी फिर जाके क्या होता है कि जब ऑगस्ट ऑफर मतलब माना नहीं, रिजेक्ट हो गया, तब और एक ऑफर ये लोग भेजा, क्रिप्स मिशन भेजते हैं, ठीक है। क्रिप्स मिशन भेजता है 1942 में। देखिए क्या होता है ना, सोवियत यूनियन को जर्मनी ने अटैक किया, फिर जापान ने यूएसए को अटैक कर दिया, पर्ल हार्बर को, ओके। तो अभी क्या है ना कि जो चर्चिल थे उस समय का, तो चर्चिल को प्रेशर कर रहे यूएसए के गवर्नमेंट और चाइना के गवर्नमेंट की इंडिया को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलो, ठीक है। तो जब वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, तब जाके एक उन लोग कैबिनेट, उनका जो कैबिनेट का मिनिस्टर्स है उन लोगों को भेजते हैं, ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट का क्रिप्स मिशन आते हैं, और क्रिप्स मिशन बोलते हैं कि नहीं ठीक है, हम राजी हैं आपका प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा, लेकिन जो है ना कि अगर कोई स्टेट मतलब नहीं होना चाहेगा, मतलब इंडिया में शामिल नहीं होना चाहेगा, उसको अलग से उनका होगा, उनका अलग से गवर्नमेंट बनेगा, इस तरह का एक देते हैं। तो देखिए जो है ना मुस्लिम लीग वो तो राजी होते हैं, लेकिन जो है आईएनसी जो है वो नहीं होता है, क्योंकि महात्मा गांधी को लगता है कि ये डायरेक्ट ऑफर दे रहा है कि पाकिस्तान बनाने के लिए, ओके। देखिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी डिटेल्स जो है वो हिस्ट्री क्लास में बताएंगे हम, ओके। तो फिर क्या होता है कि क्रिप्स मिशन जो है वो क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है कि नहीं ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन में बोला गया था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो बनेगा, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट हम बनाएंगे और आपका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी देंगे, लेकिन जो पाकिस्तान का जो डिमांड है वो अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जो प्रोविंस नहीं प्रिपेयर होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होने के लिए, वो सेपरेट गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी ने नहीं माना और आईएनसी ने भी नहीं माना, ओके। तो उसके बाद क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 1942 में क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके। उसके बीच में ही देखिए आज़ाद हिंद फोर्स का ये हो जाता है, आज़ाद हिंद फोर्स बनता है, फिर जाके डिफरेंट जो फार्मूला लेके आता है राजा गोपालाचारी, सीआर फार्मूला एक आता है कि ठीक है हम लोग जो है पाकिस्तान का जो है वो हमको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन जो मुस्लिम का जो स्टेट है वहाँ पे हम लोग प्लेबिसाइड करेंगे। तो प्लेबिसाइड तो जिन्ना राजी नहीं होते, प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि हम आम पब्लिक को जाके, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो रहा था, आम पब्लिक से हम उनका जो है व्यूज़ लेंगे कि आप इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्ना जो है वो मना कर देते हैं। फिर जाके दिसाई और लियाकत का एक होता है कि जो दिसाई और लियाकत का एक फार्मूला आता है कि जो सेंटर है ना, जो इक्वल मेंबर होगा मुस्लिम लीग का, और जो होगा सेंट्रल लेजिस्लेचर जो होगा उसमें कांग्रेस और आईएनसी का जो है ना इक्वल होगा। तो ये भी मुस्लिम लोग जो है वो नहीं मानते हैं, ठीक है। फिर वेबल उस समय का वाइसरॉय थे 1945, वो एक फार्मूला लेके आते हैं, वेबल प्लान जो है शिमला में जो हुआ था कि ठीक है वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वहाँ पे जो पोर्टफोलियोज होगा वहाँ पे वो सारा हम मुस्लिम लीग और आईएनसी में डिवाइड कर देंगे इक्वली, खाली जो डिफेंस होगा जो कमांडर इन चीफ होगा वो वाइसरॉय रहेगा, और डिफेंस को छोड़ के बाकी सब जो है वो इक्वल डिवाइड होगा। लेकिन कांग्रेस ये नहीं मानते हैं, ठीक है, कांग्रेस नहीं मानते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है 45-46 में 1945-46 तक
का बात हम बता दिए। 46 में क्या हो रहा है कि फिर से जनरल इलेक्शन होता है। 45-46 मैं एक बार बता देती हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दूँगी। 45-46 में जनरल इलेक्शन होता है और यहाँ पे भी जनरल इलेक्शन में फिर से जो है ना ये जो मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में मेजॉरिटी जो है, एक तो पहले सेंटर में जो है 91% का लेके आता है ये लोग, मतलब INC, और जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज था वहाँ पे सारे सीट जो है मुस्लिम लोग को मिलता है, ठीक है, ये सेंटर में। और प्रोविंस में जो है, प्रोविंस का जो है ना वो जैसे बॉम्बे, मद्रास, फिर बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये सब जो है कांग्रेस को मिलता है। यूपी ये मिलता है। पंजाब जो है वो कोalition गवर्नमेंट बनाता है अकाली और यूनियनिस्ट के साथ, और मुस्लिम लीग को खाली है ना सिंध और बंगाल में मिलता है, ठीक है। तो फिर से क्या होता है, फिर से जो है होता है कांग्रेसी गवर्नमेंट, सेंटर में भी वो लोग मेजॉरिटी लाते हैं और प्रोविंस में भी उनका मेजॉरिटी रहता है, ठीक है। इसी के बीच में ना रिन म्यूटिनी हो जाता है, रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो इंडियन का रेटिंग्स, मतलब जो वहाँ पे नेवीज लोग काम करते थे, जो कर्मचारी लोग काम करते थे, वो लोगों को रेटिंग्स बोला जाता था। तो वो लोग ना, उन लोगों को ठीक से बिहेवियर नहीं किया जाता था। आप लोग को पता ही है, मतलब उन लोगों को फूड्स भी अच्छे से दिया नहीं जाता था, फेंक के दिया जाता था, प्लेट में ठीक से दिया नहीं जाता था। तो इसीलिए वो लोग सारे ना वहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। फिर जाके बाद में जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल को और फिर जिन्ना को जाके ये बंद कराना पड़ता है, ठीक है, कि इस तरह से अगर होगा तो गलत है। तो जैसे रिन म्यूटिनी होता है ना, रिन म्यूटिनी का दूसरे दिन ही कैबिनेट मिशन प्लान को भेज देते हैं। कैबिनेट मिशन आ जाता है इंडिया में, ओके। और वहाँ पे बोला जाता है कि ठीक है, ये जो है उसके अकॉर्डिंगली कैबिनेट मिशन प्लान आता है और अलग गवर्नमेंट बनेगा। और जो है मतलब जो ब्रिटिश इंडिया जो है और जो स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स है, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स जो है ये मिला के इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो बनेगा। और रेसिड्यूरी पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास ही रहेगा, ठीक है। और इंडिया का है ना वो जो प्रोविंस है वो डिफरेंट कैटेगरी में आएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है, ये आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है उसके बाद ये 1946 का बात है। फिर 1946 का ही आपका 16 अगस्त में डायरेक्ट एक्शन डे होता है। बहुत ही गलत चीज़, बहुत ही ख़राब चीज़ हुआ था। मुस्लिम लोग बोले थे कि हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान या छीन के लेंगे, मार के लेंगे पाकिस्तान। तो पूरा बंगाल में करीब 5000, ये रिकॉर्डेड फिगर है, 5000 के करीब जो है ना एकदम जिनोसाइड हुआ था, ओके। और उसके बाद कोई रोक नहीं पाए थे, ठीक है। फिर जाके क्या होता है कि सितंबर में ये इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, देखिए यहाँ पे तो मतलब कांग्रेस जीत गया था, अभी मेजॉरिटी उन्हीं का था, तो फिर गवर्नमेंट के लिए इंटरिम गवर्नमेंट के लिए बुलाया गया था। लेकिन जो ये कैबिनेट मिशन प्लान है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये जो है कांग्रेस ने माना था, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के लिए वो लोग नहीं मान रहे थे, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट एक्शन डे के बाद मान लिया। और सितंबर में क्या होता है, सितंबर में जाके इंटरिम गवर्नमेंट आपका बनता है। सितंबर 2 1946 में, सितंबर 2 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनता है और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और सबको डिफरेंट जो है वो पोस्ट दिया जाता है। वो बुक में है, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट का, ओके। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी उसमें मैं बता दूंगी जो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो मुस्लिम लीग है वो मानते नहीं है, वो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए आते नहीं है। लेकिन उनका 5 मेंबर आता है, ठीक है, 5 मेंबर्स आते हैं जो लोग खाली आके वो काम करने नहीं देते थे। जो कांग्रेस के नेता हैं उन लोगों को नहीं काम करने देते थे, एम्ब्रेस करते थे, खाली एम्ब्रेस करते थे। और कामकाज में जितना मतलब एकदम वो लोग बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर, जैसे लियाकत अली खान जो फिनेंस मिनिस्टर थे, तो वो लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे और काम करने देते ही नहीं थे, ठीक है। फिर जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फिर जाके स्टार्ट होता है। अभी देखिए किस तरह से हुआ, तभी यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1934 में M.N. रॉय ने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने भी प्लस जाके INC ने भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें प्रोविंस में इलेक्शन होने का था। तो 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन होता है जिसमें कांग्रेस मेजॉरिटी लेके आता है और मुस्लिम लीग को बंगाल, सिंध ये सब मिलता है, ठीक है। फिर जाके क्या होता है, मिनिस्ट्री कौन बनाता है, कांग्रेस बनाता है, ओके। उसके बीच 1937 में फिर जाके क्या होता है, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है
ओके। वर्ल्ड वॉर 2 में कांग्रेस का विदाउट परमिशन जो ब्रिटिशर्स है इंडिया को वॉर में ढकेल देता है, ठीक है। तब कांग्रेस क्या करते हैं, आफ्टर 22 मंथ्स उन्होंने मिनिस्ट्री चलाते हैं, फिर जाके अपना कामकाज भी बहुत बढ़िया से करते हैं और फिर रेजिग्नेशन कर देते हैं सब इकट्ठे, ओके। और जिस दिन ये लोग रेजिग्नेशन करते हैं उस दिन मुस्लिम लोग क्या करते हैं, डेलिबरेशन डे मनाते हैं, ठीक है, डेलिबरेशन डे, ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके बीच 1940 में आता है ऑगस्ट ऑफर, जिसमें कांग्रेस ने बोला था कि ये सेंटर में हम लोग को प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाए, लेकिन ऑगस्ट लिलित को जो थे उस समय का वाइसरॉय वो नहीं मानते हैं, खाली बोलते हैं जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें हम एक्सटेंड कर देंगे, ज़्यादा मेंबर्स देंगे, ये सब बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं मानते हैं, ओके। ऑगस्ट ऑफर जो है वो भी रिजेक्ट हो जाता है। ऑगस्ट ऑफर रिजेक्ट हो जाने के बाद क्या होता है कि आपका ऑगस्ट ऑफर हो जाता है रिजेक्ट, और पाकिस्तान के लिए इंडिविजुअल फिर सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये लोग डिमांड करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के डिमांड करते हैं जो मुस्लिम लीग है। उसके बाद क्या होता है कि क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन आने का कारण था कि जो जर्मनी था ना वो यूएस जो है यूएसएसआर सोवियत यूनियन पे हमला करते हैं, और जापान है ना वो हमला कर देता है किसके ऊपर, यूएसए में, ठीक है। तो उस समय जो थे तो चर्चिल के ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर आने लगता है कि इंडिया को वॉर में ले आना चाहिए। कौन प्रेशर डालते हैं, चाइना और यूएसए, ओके, चाइना और यूएसए प्रेशर डालते हैं, तब जाके क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन भी नहीं वो भी रिजेक्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडिया को देगा, लेकिन जो है ना पाकिस्तान को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ अलग स्टेट हो जाएगा जो लोग नहीं चाहेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना, लेकिन महात्मा गांधी वो मना कर देते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, उसके क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ठीक है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, सारे नेता को पकड़ लेते हैं, जेल में चले जाते हैं, ओके। उसके बाद बीच में आपका जो है पैरेलल गवर्नमेंट ये सब होता है, आज़ाद हिंद फोर्स का गठन होता है, फिर जाके क्या होता है कि आपका जो ये राजा गोपालचारी फार्मूला, ये 3 फार्मूला आता है, ठीक है ना। एक सीआर फार्मूला आता है जहाँ पे प्लेबिसाइड का बोला गया था, तो जिन्ना नहीं माने थे, ठीक है। प्लेबिसाइड जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट के लिए बोला जाता है कि जो आम जनता है उससे राय लिया जाएगा कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं किसके साथ जुड़ना, ओके। देसी लियाकत जो है वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि उसमें भी बोला जाता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन मुस्लिम लोग नहीं मानते। फिर वेबल प्लान लेके आते हैं कि ठीक है मुस्लिम और हिंदू जो भी है उन लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दिया जाएगा वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, खाली डिफेंस को छोड़ के, और जो है आपका कमांडर इन चीफ, लेकिन वो कांग्रेस नहीं मानते हैं, ओके। इसके बाद जनरल इलेक्शन होता है, फिर कांग्रेस जो है सेंटर में आ जाते हैं मेजॉरिटी 91% के साथ, और जो प्रोविंस है वहाँ पे भी मेजॉरिटी आते हैं, और इसके बीच रिन म्यूटिनी हो जाता है, जिसके बाद एक दिन बाद ही कैबिनेट मिशन प्लान आता है, और कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन होता है, ठीक है। फिर इंटरिम गवर्नमेंट के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी आईएनसी का था, तो कांग्रेस मना करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए बोलते हैं हाँ ठीक है हम गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के लिए नहीं। उसी के बीच में जो है एक डायरेक्ट एक्शन डे होता है 16 अगस्त 1946 को, जहाँ वेस्ट बंगाल में, मतलब बंगाल अभी जो है बंगाल में पूरा जिनोसाइड कर देते हैं ये मुस्लिम लोग, ओके। और एक ऐसा दिन था ना, फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह से था कि सैटरडे संडे छुट्टी था, कोई कुछ कर भी नहीं पाया था जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इंटरिम गवर्नमेंट का फिर से हो जाता है। 2 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है इंटरिम गवर्नमेंट का, ओके। फिर मुस्लिम लीग का 5 मेंबर आते हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, वो लोग आके कुछ काम काज करने नहीं देते थे, ठीक है, वो न्यूसेंस क्रिएट करते थे, ओके, बहुत एम्बरेस करते थे, ओके। एनीवेज इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। अभी किस तरह से बटा है, अभी देखिए वो लोग क्या बोले थे कैबिनेट मिशन कि ब्रिटिश इंडिया को लेके और जो प्रिंसली स्टेट है वो उसको लेके हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इंडिया का जो है गवर्नमेंट बनेगा। तो ब्रिटिश इंडिया में देखिए 11 गवर्नर प्रोविंस थे, ठीक है। तो गवर्नर प्रोविंस मतलब अभी का जैसे गवर्नर है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जैसे हर स्टेट में गवर्नर है, उस समय भी इसी तरह का गवर्नर स्टेट था, ठीक है। तो ये जो है 11 प्रोविंसेस था गवर्नर का, मतलब जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल, असम, ठीक है। वो बोला गया था कि डिफरेंट में डिवाइड होगा ABC, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, अब वो बाद में पढ़िएगा तो भी चलेगा, ठीक है। जब यूनियन एंड टेरिटरीज पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग पढ़िएगा।
चीफ कमिश्नर का देखिए 4 स्टेट था, दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा, कोरग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। देखिए ये जो चीफ कमिश्नर वाला है ना, वो अभी का जो यूनियन टेरिटरीज था उसी तरह का, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, तो इस तरह का होता है। ये मिला के प्लस जाके प्रिंसली स्टेट, तो प्रिंसली स्टेट का कितना था, 93 था। ओके, तो देखिए सारे जो है ना इस तरह से नॉमिनेशन भी हुआ था। ओके, नॉमिनेशन प्लस इलेक्टेड। ओके, नाउ एक सीट कैसे काउंट हुआ था, 1 मिलियन, मतलब 10 लाख के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिटीज़ कौन से जैसे ब्रिटिश प्रोविंस में मुस्लिम थे, सिख थे, जनरल थे। ठीक है, तो आईएनसी जो है इसको ये मेजॉरिटी था और मुस्लिम लीग को जो है वो मेजॉरिटी नहीं थी। तो 2 ही बड़ा पार्टी उभर के आया था, आईएनसी को 208 मिला था जो इलेक्शन हुआ था, और मुस्लिम लीग को जो है 73 मिला था, और बाकी 15 जो है ना वो सब मतलब एक एक करके सीट जो है अन्य जो होता है उनको मिला था। ओके, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। नाउ फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, देखिए इंटरिम गवर्नमेंट इज समथिंग डिफरेंट, जैसे पार्लियामेंट टाइप का होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंट, देखिए अभी हम जो बता रहे हैं ना ये सारा क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड है, इससे पहले जो बताए हम वो आप लोग को नॉलेज के लिए ज़रूरत था, हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, अभी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फैक्ट्स बता रही हूँ, ये सब मन से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन बने थे फर्स्ट डे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सबसे बुजुर्ग आदमी थे वहाँ के, तो इसीलिए उस समय के, तो इसलिए उनको बनाया गया था। तो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि हम पाकिस्तान बनेगा तो अभी हम मीटिंग वीटिंग करके क्या करेंगे। ठीक है, फिर जाके परमानेंट प्रेसिडेंट 2 दिन बाद बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946। ये डेट सारा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 और सेकेंड जो परमानेंट हुए थे 11 दिसंबर 1946, टेम्पोरेरी हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के HC मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया जाएगा उसके लिए BN राव, ये एडवाइज़र थे। ठीक है, अभी देखिए 13 दिसंबर को, ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनके सामने वो प्रेजेंट किए थे एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है कि हमारा जो संविधान बनेगा वो कैसा होना चाहिए, उसका आइडिया कैसा होना चाहिए, उसका मोटो क्या होना चाहिए, फिलॉसफी क्या होना चाहिए, हम किस चीज़ के ऊपर बेसिस करके हमारा संविधान बनेगा, हमारा जो सिटीजन्स है उसको हम क्या देंगे, क्या सिक्योर करेंगे। ठीक है, इस तरह का जो है। ठीक है, तो प्रियम्बल जो है, अभी का जो प्रियम्बल है वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो वहाँ पे प्रपोज किया गया था, और इसको पास हुआ था कब, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1947 को पास हुआ था। ठीक है, ये सारा डेट्स जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बॉक्स बना के रख दी हूँ, तो आप लोग पढ़िएगा। देखिए जब पाकिस्तान फॉर्म हो जाता है तब देखिए पहले 389 मेंबर्स थे, उसके बाद क्या हुआ, जब बाकी मेंबर्स अलग हो जाते हैं और 299 मेंबर्स जो है वो खाली बाकी रहते हैं, तो यहाँ पे करीब 100 मेंबर्स चले जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनता है, और कब बनता है, 29 अगस्त 1947, और 6 मेंबर रहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में। देखिए मैंने मेंबर्स का नाम लिख दिया क्योंकि एक UPPCS का क्वेश्चन आया था, उसमें बोला था कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन कौन मेंबर है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो चेयरमैन थे वो तो BR अम्बेडकर थे, उनको छोड़ के N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ML मित्तर, उनको उनका जो रिप्लेसमेंट था, ये डेथ हो गया था उनका, N माधव राव, और DP खैतर, इनका भी डेथ हो गया था, T कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये याद आप लोग कर लीजिएगा, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना उसमें आप लोग को काम आएगा। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुआ था, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। फिर जाके परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर्स BN राव, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है 13 को दिसंबर को। ठीक है, फिर जाके 29 अगस्त 1947 को क्या होता है कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी
ड्राफ्ट कैसे होगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समथिंग डिफरेंट, ड्राफ्टिंग कमेटी समथिंग डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट होगा, बनाया जाएगा, लिखा जाएगा, लैंग्वेज कैसा होगा, ठीक है, कहाँ से लिया जाएगा, उसका सोर्स क्या होगा, ये सारी चीज़ कौन करेगा? वो बी आर अम्बेडकर का जो टीम है वो करेंगे, ठीक है ना। अभी ड्राफ्टिंग कमेटी तो हुआ, इसके बाद देखिए इंटरिम गवर्नमेंट में 300 मेंबर है, 299। अभी इसके लिए जो मेंबर्स है, जो गवर्नमेंट बन रहा है, तो सबको तो कमिटी बनाना पड़ेगा ना, अपना अपना राय देने, डिफरेंट राय देने के लिए, क्योंकि 299 आदमी अगर अपना अपना राय देने लगे तब तो काम कभी भी होगा नहीं। तो मेजर कमेटी कुछ बनाया गया, 13-14 कमेटी, जो डिफरेंट कमेटी, जो सब कमेटी है वो बनाया गया। ये जो मेन है मैंने वो लिख दिया है, ठीक है। देखिए, स्टीयरिंग कमेटी, फिनेंस, रूल ऑफ प्रोसीजर, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यूनियन जहाँ पे भी आएगा वो जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, ऑर्डर एंड बिजनेस के एम मुंशी, एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स का वल्लभ भाई पटेल, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल। देखिए, कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जीवी वोमलंकर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम बताते हैं। देखिए, जब इंटरिम गवर्नमेंट जब पार्लियामेंट के तरह बिहेव करता है, जब काम कर रहा है, मतलब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट जो है, वो उसका जो स्पीकर थे वो जीवी मवलंकर थे, ठीक है, जीवी मवलंकर। लेकिन फिर से जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब काम हो रहा है तब वहाँ पे प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखिएगा। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम हो रहा है तब प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब इंटरिम गवर्नमेंट का जो काम हो रहा है, जीवी मवलंकर स्पीकर का काम कर रहे हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक प्रोविंस जो होगा, मतलब जो लिंग्विस्टिक बेसिस, जो भाषा के आधार पे जो डिफरेंट कमेटी था वो एसके धर, और जो नेशनल फ्लैग का जो कमेटी है वो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, उसमें बहुत सारे डिस्कशन हुआ, उसका भी ये इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग्स आपको जानना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग जो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, ठीक है। सेकेंड रीडिंग जो हुआ था 5 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, यही सबसे बड़ा टाइम था, ठीक है। क्लॉज बाय क्लॉज हुआ था, ओके। और थर्ड रीडिंग जो हुआ था 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, उसी दिन एडॉप्ट हो गया था, पास हो गया था। और उसी दिन जो है ना, जो है वो 284 मेंबर्स जो है साइन कर लिए थे, ठीक है, साइन कर दिए थे। और उसी दिन से ना मोस्ट ऑफ द जो है एक्ट्स जो था, मतलब आर्टिकल्स जो था, वो सब इफ़ेक्ट में आ गया था। और कुछ आर्टिकल्स जो है वो इफ़ेक्ट आपका 1950 से आया था, ओके। मतलब जो रिपब्लिक डे है उस दिन से आया था, ठीक है। जैसे कि उस दिन से जैसे आ गया था आर्टिकल 5, ठीक है, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, ये आपका लिखा हुआ है बुक में, आप लोग देख लीजिएगा, ओके। तो कुछ है वो सब आया था, और बाकी जो था वो आपका रिपब्लिक डे से आया था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का बनने में कितना टाइम लगा वो भी आप लोग देख लीजिए। 2 years, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 years 11 months एंड 18 days, ठीक है। नंबर ऑफ सेशंस कितना लगा था? 11 सेशंस लगा था। टोटल 165 डेज, जिसमें से 114 दिन एक्चुअल वर्क हुआ था, ओके। एक 12th सेशन भी, देखिए अगर आपका क्वेश्चन में ना 12 है और 11 नहीं है तो 12 को टिक मार्क कीजिएगा, अगर 11 है 12 नहीं है तो 11 को कीजिएगा, क्योंकि 12th सेशन जो था वो 24 जनवरी को हुआ था, और बाकी जितना मेंबर्स थे ना उन्होंने साइन किया था, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली जो है 11 सेशंस ही माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था, ठीक है। एक्सपेंडिचर उस समय में 63,96,729 इतना लगा था, ओके। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो क्या हुआ, 26 नवंबर 1949, जो प्रियम्बल में डेट लिखा हुआ है। तो पार्ट्स क्या था, देखिए प्रियम्बल है 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स, ठीक है। ये था प्रियम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल चीज़, ठीक है ना, जब बन के रेडी हुआ था। अभी तो बढ़ गया, देखिए प्रियम्बल है 22 पार्ट्स है, लेकिन 22 कब फिर ABCD करके बढ़ते जाता है, ओके। 95 आर्टिकल, अभी तो 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो गया है, ओके। शेड्यूल्स चेंज हो गया है, 12 शेड्यूल्स हो गया है। तो जिस समय हुआ था उस समय का ये फिगर था, राइट। और एक चीज़ है, थोड़ा सा देख लीजिए, एडॉप्शन हुआ था, देखिए उस समय लगा कि जब जिस दिन होगा इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उस दिन तो फ्लैग की ज़रूरत पड़ेगा। तो फ्लैग के लिए जो है 22 जुलाई 1947 को फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम जन गण मन जो है वो 24 जनवरी 1950 को
एडॉप्ट किया गया, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है वो 24 जनवरी 1950 को ये भी आपका एडॉप्ट किया गया। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को, और जो फ्लैग कमेटी जो था वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही था। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ देखिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो सीज हो जाता है 24 जनवरी को, क्योंकि अब तो जाके रिपब्लिक हो जाएगा इंडिया, ठीक है, 1950 को। हाउएवर जो है प्रोविजनल पार्लियामेंट जो था, इंटरिम गवर्नमेंट जो काम कर रहा था, प्रोविजनल पार्लियामेंट वो कंटिन्यू रहा 26 जनवरी 1950 से, और सीज कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। प्लस जाके जो हमारा पार्लियामेंट बना है, 2 हाउस का भी जो पार्लियामेंट हम देखते हैं, राज्यसभा लोकसभा, वो कब बन के रेडी हुआ? मई 1952 को। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ है, इंडिया ने कॉमनवेल्थ नेशन को ज्वाइन किया। ओके, उस समय कॉमनवेल्थ नेशन को ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत सारा सपोर्ट का आपको ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, लेकिन रेटिफाई एक ही चीज़ हुआ था कि जो हेड ऑफ द, देखिए कॉमनवेल्थ नेशन का क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट जो ब्रिटिश का जो मोनार्क है, लेकिन इंडिया ने रेटिफाई करवाया था कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इंडिया का प्रेसिडेंट होगा, ना कि ब्रिटिश का मोनार्क होगा, और वह एक्सेप्ट कर लिया था लंदन में अप्रैल में 1949। ठीक है, तो ये टोटल कहानी है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से बना और कैसे कैसे काम स्टार्ट हुआ। ओके, होप कि आप लोग को समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे को लगा कि बड़ा हो, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है, लेकिन इस तरह से समझाना ज़रूरी था। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। किस तरह से इलेक्शन हुआ उतना तक तो मैंने बता दिया था, रिपीट कर दिया था। देखिए, ये तीनों मिला के जो है प्रिंसली स्टेट और चीफ कमिश्नर, ये टोटल जाके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। लेकिन जो है ना नॉमिनेशन के थ्रू भी बना था, क्योंकि इंडियन प्रिंसेस जो है ना उनको कोई चाहेगा नहीं कि चलो ब्रिटिशर्स चला गया अभी फिर से गवर्नमेंट बनेगा। उनको लगा था कि हाँ अब चला गया फिर मैं ही राजा बनूंगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत वहाँ पे उनका हाथ है कि सारे को इकट्ठा करके लाए थे, सब प्रोविंसेस को। ठीक है ना, प्रिंसली स्टेट्स को। ओके, ये सारा डेट्स मैंने आप लोगों को बता दिया है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जाके ये भी बता दिया ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, फिर कमिटीज़ क्या क्या बना था काम करने के लिए, वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। रीडिंग्स भी बता दिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसका जो डिस्कशन हुआ था वो भी बता दिए हम। ठीक है, फिर जाके आपको ये भी बता दिए कितना टाइम लगा था, क्या पैसा लगा था, ये सारे चीज़। फिर प्रेम्बल बन के जब रेडी हुआ तब क्या हुआ था, कितना क्या क्या था वो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन के वो बता दिए। ये सारा भी इम्पॉर्टेंट है, कब नेशनल एंथम बना, ये सारे चीज़। ठीक है, फिर हमारा जो पार्लियामेंट है वो कब बन के रेडी हुआ वो भी बता दिए। फिर ये भी बता दिए कॉमनवेल्थ नेशन का। ओके, तो होप समझ में आ गया होगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा है लेकिन मैंने पूरा इलाबोरेट कर दिया। अगर समझ में कुछ नहीं आया तो बताइएगा। और मैंने नेक्स्ट जो है उसमें मैं इंटरिम गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं अपलोड कर दूंगी। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, मैं थॉरोली पढ़ा रही हूँ। आप लोग का प्री और मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को थोड़ा बढ़ाइए। ओके, मतलब शेयर कीजिएगा तभी बढ़ेगा। ओके ना, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।